इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। किसी को भी एग्जैक्टली नहीं पता कि मैन इन ब्लैक कौन है। वो खुद को गवर्नमेंट का पार्ट बताते हैं, लेकिन कोई भी डिपार्टमेंट उनसे जुड़ा हुआ नहीं है। कोई ऐसी चेन ऑफ कमांड नहीं है जो उन तक लेकर जाए। कई लोगों ने इन्हें ट्रैक करने की कोशिश किया, जर्नलिस्ट, इन्वेस्टिगेटर, यहाँ तक कि एक्स इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने भी, लेकिन कुछ नहीं मिला। हर बार सबूत किसी ऐसे इंसान तक ले जाते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। उनका कनेक्शन क्लियर होता है, यूएफओ, एलियंस और ऐसे एनकाउंटर्स जो नॉर्मल ह्यूमन रियलिटी में फिट नहीं होते। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उनका पर्पस। वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, वो प्रोटेक्ट नहीं करते, वो मिटा देते हैं। सिर्फ एविडेंस नहीं, सिर्फ फोटोज या वीडियोस नहीं, बल्कि लोगों को भी और उनकी यादों को भी, जिनमें ऐसे लोग शामिल हैं जो इनका सामना कर चुके हैं और अपनी कहानी बताने के लिए जिंदा हैं, लेकिन कब तक ये नहीं पता। मैं कहानियों को उन लोगों के नज़रिए से बताऊंगा जिनके साथ ये हुई। तो शुरू करते हैं। मैं 2012 में फॉरेस्ट रेंजर की नौकरी से रिटायर हुआ। नॉर्दर्न कैलिफोर्निया के शास्ता ट्रिनिटी नेशनल पार्क में रेंजर था। मैंने अपना करियर ज़्यादातर जंगलों में बिताया, पर साथ ही मैंने कुछ ऐसी चीज़ें भी देखी जो बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। ऐसी लाइट्स जो इम्पॉसिबल स्पीड से मूव करती हैं, अलग अलग शेप्स के एयरक्राफ्ट जो पेड़ों के ऊपर तैरते रहते हैं, और ऐसे क्रिएचर्स जो नॉर्मल ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से बाहर लगते हैं। मैंने सब कुछ डॉक्यूमेंट किया, फोटोग्राफ्स, नोट्स, स्केचेस, यहाँ तक कि सॉइल और प्लांट सैंपल्स भी। काफ़ी टाइम तक मैंने ये सब प्राइवेट रखा। मैं एक रेंजर था, रैशनल, प्रैक्टिकल और फैक्ट्स पे बिलीव करने वाला। फैंटेसी या कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में मुझे कभी यकीन नहीं था, लेकिन रिटायरमेंट के बाद कुछ बदल गया। मैंने सोचा लोगों को ये सब बताना चाहिए, किसी को ये जानना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद मैंने ये सब शेयर करना शुरू किया, कुछ ऑनलाइन, कुछ छोटे छोटे इंटरव्यूज़ और यूएफओ फोरम्स पे अपना पर्सपेक्टिव शेयर करने लगा। कुछ लोग सुनने लगे और कुछ लोग बिलीव करने लगे, और शायद यही मेरी गलती थी। मेरा पहला इंसिडेंट 1998 में हुआ। मैं ट्रिनिटी डिवाइड के पास पेट्रोल कर रहा था। काफ़ी रिमोट एरिया है वो, और सडनली मैंने देखा एक ट्रायंगुलर एयरक्राफ्ट ट्रीज के ऊपर मूव कर रहा था, बिल्कुल साइलेंट, ना इंजन की आवाज़, ना हवा की आवाज़। मेरे रेडियो में हल्की सी स्टैटिक की आवाज़ आई और फिर वो डेड हो गया। मेरी घड़ी बंद पड़ गई और टॉर्च की बैटरी भी डेड हो गई। वो एयरक्राफ्ट सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए वहाँ रहा, लेकिन जाने के बाद मैंने उसके नीचे का ज़मीन चेक किया। वहाँ एक परफेक्ट सर्कुलर निशान बना हुआ था। मैंने तुरंत उसका फ़ोटो लिया। उसके बाद घटनाएं रिपीट होने लगी। अजीब रोशनी के गोले जो पेड़ों के बीच में मूव करते थे, बिल्कुल इम्पॉसिबल स्पीड से। उन लाइट्स के आने से आसपास के जानवर एकदम चुप होके अपने जगह पे जम जाते थे। फिर एक रात मैंने मिसिंग टाइम एक्सपीरियंस किया। मैं जंगल के अंदर इंस्पेक्शन के लिए पैदल चल रहा था। फिर अगले ही पल मैं खड़ा था वहाँ से 20 मील दूर एक रोड पे जो पहले वहाँ नहीं था। मैंने जीपीएस रीडिंग चेक की, वो भी अनयूजुअल थी, जैसे मैं टेलीपोर्ट हो गया था। सोचो, 1 सेकंड में 20 मील की दूरी मैं तय कर चुका था और मुझे पता भी नहीं था। और एक और टाइम मैंने एक इंसान जैसा कुछ देखा, लेकिन बहुत लंबा और पतला। चांद की रोशनी उसके स्किन से रिफ्लेक्ट हो रही थी, और वो चल नहीं रहा था, बल्कि ज़मीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रहा था। और जब मेरा उससे आई कांटेक्ट हुआ तो उसने अपने हाथ में लगे डिवाइस पे कुछ बटन्स दबाए और वो वहाँ इनविजिबल हो गया। मैंने सब कुछ डॉक्यूमेंट किया, हर डिटेल्स, हर एनॉमली, लेकिन इसके साथ ही एक फीलिंग डेवलप हुई कि मुझ पे नज़र रखा जा रहा है।
घने जंगल के बीच भी। जब मैं रिटायर हुआ, मैंने कैलिफोर्निया में एक छोटा सा घर खरीदा। अब मेरा काम था फाइल्स को डिजिटाइज करना और ऑनलाइन शेयर करना। पहली बार मुझे लगा रिटायरमेंट के बाद मुझे कोई पर्पस मिल गया है। लोग सुन रहे थे, कुछ बिलीव कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, पर सच सबूतों के साथ मेरे सामने था। फिर धीरे धीरे चीज़ें अजीब होने लगी। मेरे ईमेल्स पढ़े हुए मिलते बिना ओपन किए। घर का सामान अपने जगह से दूसरी जगह मिलता। फिर हमेशा एक एहसास रहने लगा जैसे कोई मेरे आसपास है हर वक्त। ऐसे ही एक गुरुवार की रात करीब 2 बजे का टाइम था। मैं जागा हुआ था, पुराने फोटोग्राफ्स चेक कर रहा था। तब मैंने अपने गली के कोने पर एक कार देखा। ओल्ड ब्लैक सेडान, कोई इंजन साउंड नहीं। हेडलाइट का रिफ्लेक्शन सीधे पेड़ों पर था। 3 आदमी उस कार से उतरे। उन्होंने पुराने ज़माने का ब्लैक सूट पहना हुआ था। उनकी स्किन सफ़ेद थी जैसे प्लास्टिक हो, और उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, न गुस्सा, न दोस्ती, न नाराज़गी। वो सीधे कार से उतरकर मेरे दरवाजे पर आए और डोरबेल दबाया। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। उन्होंने अपना परिचय किसी गवर्नमेंट एजेंसी के तौर पे दिया और कहा उन्हें मुझसे कुछ बात करनी है। वो बिना परमिशन लिए अंदर आ गए। मैंने उन्हें बैठने का इशारा किया, लेकिन वो खड़े रहे। उनमें से एक आदमी ने बोलना शुरू किया, मिस्टर क्लार्क, आपका डेडिकेशन इम्प्रेसिव है। आपका डॉक्यूमेंटेशन काबिले तारीफ है। ज़्यादा लोग ऐसे पैटर्न्स नोटिस नहीं करते जो आपने किया। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, आप लोग कौन हो और किस बारे में बात कर रहे हो? उन्होंने एक दूसरे को देखा, फिर एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, वी आर ऑब्जर्वर्स। हमने आपका काम देखा है। आप सही चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन ज़्यादा रिसर्च करना कभी कभी खतरनाक हो सकता है। उन्होंने अपनी आवाज़ ऊंची नहीं की, बल्कि आराम से इज्जत से बात कर रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, आप इन सब के बारे में बातें करना बंद कर दें, ऑनलाइन, पब्लिकली, एनीवेयर, वरना इसके नतीजे आपको फेस करने पड़ेंगे। उन्होंने टेबल पे पड़े मेरे एक नोटबुक की तरफ देखते हुए कहा, आप बहुत कुछ जान चुके हैं, जितना आपको जानना नहीं चाहिए था। और फिर वो वहां से चले गए और दोबारा मैं कभी उनसे नहीं मिला। मैं पुलिस को कॉल भी नहीं कर सकता था। कौन बिलीव करता मेरी बातों पे? उसके बाद मैं यूएफओस के बारे में दोबारा फिर कभी नहीं बोला। ना ऑनलाइन, ना इंटरव्यूज़, ना पब्लिक टॉक, सब बंद। क्योंकि जब मैंने अपना कंप्यूटर चेक किया तो कई फाइल्स करप्ट हो चुके थे। जो नोट्स मैंने लिखे थे वो चेंज हो गए थे, और हर वक्त मेरे घर में किसी दूसरे के होने का एहसास होने लगा। मैंने वो ब्लैक सेडान कार कई बार रात में अपने घर के बाहर देखा। वो मेरी हर गतिविधि पे नज़र रख रहे थे। और आज सालों बाद भी मैं कैलिफोर्निया के उसी घर में रहता हूँ। मेरा सारा रिसर्च वर्क लॉक्ड है। मैंने उन्हें डिलीट नहीं किया, लेकिन कभी उन्हें पब्लिक में डिक्लेयर भी नहीं किया। अब मैं आपको वो 2 घटनाओं के बारे में बताता हूँ जिन्होंने मुझे मजबूर किया अपना काम बंद करने के लिए, क्योंकि मैं वाकई में डर गया हूँ। शुरुआत में मैं अकेला था जो इन सब चीज़ों को नोटिस और डॉक्यूमेंट कर रहा था। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, मेरे साथ और भी लोग जुड़ने लगे। ओवेन पार्कर, ल्यूक बेनेट, जैक थॉमसन, लेवी मॉर्गन, इसके अलावा और भी कई लोग। लेकिन इन सब लोगों में से सिर्फ मैं ही मौजूद हूँ यहाँ। बाकी लोग कहाँ गए, मर गए, किडनैप हो गए, मुझे नहीं पता। इनमें से ओवन पार्कर एक साइंटिस्ट था जिसके साथ पहली बार मैंने अपनी चीज़ें शेयर की, ये सोच के कि कम से कम किसी पढ़े लिखे रैशनल माइंडसेट वाले इंसान को बताऊंगा तो वो मेरी बात समझेगा।
लेकिन हुआ इसका उल्टा। उसने मेरी बातों को ये कहते हुए टाल दिया कि लो लाइट कंडीशंस में परसेप्शन चेंज होता है। फिर कुछ महीनों बाद वो खुद मेरे पास आया। उसने कहा कि वो एनिमल माइग्रेशन पैटर्न में बड़े चेंजेस नोटिस कर रहा है। वो माइग्रेशन रूट्स जो सालों से सेम थे वो अचानक बदल रहे हैं। कुछ एरियाज में रेडियो कंप्लीटली डेड हो जाता है और जीपीएस भी काम करना बंद कर देता है। मैंने उसे उन एरियाज के बारे में पूछा। उसने मैप में कई लोकेशंस पे सर्कल्स बनाए और हैरानी की बात यह है कि सभी एरियाज वही थे जहां मैंने भी एनोमली रिकॉर्ड किया था। इसके बाद हम अक्सर मिलने लगे और अपने फाइंडिंग्स एक्सचेंज करने लगे। वो डॉक्यूमेंट करता था डेट्स, टाइम्स, एनिमल बिहेवियर, और मैं डॉक्यूमेंट करता था लाइट्स, एयरक्राफ्ट और एनोमलीज। उसके बाद भी काफ़ी टाइम तक सब कंट्रोल्ड था। हम बस ऑब्जर्व कर रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे। फिर हमने ईमेल से डाटा एक्सचेंज करना शुरू किया और इसके साथ अजीब चीज़ें शुरू हुई। हमारे ईमेल्स अक्सर पहले से ही खुले मिलते, जबकि हमने उन्हें कभी खोला नहीं होता था। ओवेन ने बताया उसे एक ही कार बार बार अलग अलग जगहों में दिखती है, कभी उसके घर के पास, कभी रास्ते में, कभी कहीं और, जैसे वो उसका पीछा कर रही हो। और कई बार उसे रात में दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आती थी और जब वो चेक करता तो वहाँ कोई नहीं होता था। फिर इसके कुछ दिनों बाद ओवेन के ईमेल्स छोटे होने लगे, जबकि वो इससे पहले लंबे और डिटेल से भरे ईमेल्स लिखता था। उसके आखिरी ईमेल्स कुछ ऐसे थे: दे आर नॉट जस्ट इन द फॉरेस्ट, दे नो वॉट वी राइट, स्टॉप राइटिंग थिंग्स डाउन। इसके बाद मैंने उसे कई बार कॉल किया, लेकिन वो सिर्फ कुछ एक बार ही कॉल उठाता था और इस टॉपिक पर बात करने से मना करता था। और कुछ दिनों बाद मुझे उसका आखिरी ईमेल मिला: इफ समथिंग हैपेंस टू मी, डोंट कंटिन्यू दिस। ऑफिशियली बोला गया कि उसने रिजाइन कर दिया। कुछ लोगों ने बोला उसका ट्रांसफर हो गया, पर कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ना फेयरवेल, ना गुड बाय, ना कोई फॉरवर्डिंग कॉन्टैक्ट। मैंने उसके नंबर पे कॉल किया, लेकिन वो स्विच ऑफ था। ईमेल्स भेजा, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैं उसके घर पे गया। उसका घर लॉक था। उसके पड़ोसी ने बस इतना बताया कि एक दिन ओवेन जल्दी जल्दी कहीं चला गया, फिर दोबारा कभी नहीं दिखा। मैं उसके ऑफिस गया। वहाँ से मुझे उसके कुछ नोट्स मिले, जिनमें से एक एनवलप पे मेरा नाम लिखा था और अंदर एक छोटे से कागज में लिखा था, दे विल कम बैक फॉर यू। अब दूसरी घटना जिसने मेरे सोच को डर में बदल दिया। रिटायरमेंट के बाद जब मैंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना स्टार्ट किया था, ऑनलाइन छोटे इंटरव्यूज़, तब मुझे लगा था कि लोग बस दो कैटेगरीज में बंट जाएंगे, एक जो बिलीव करेंगे और दूसरे जो इग्नोर करेंगे। पर एक तीसरी कैटेगरी भी सामने आई, जो ना बिलीव करती थी ना इग्नोर करते थे, बस ऑब्जर्व करती थी। उस दिन मैं कैलिफोर्निया के एक छोटे से पब्लिक लाइब्रेरी में था। वहाँ एक लोकल छोटा सा डिस्कशन सेशन था, जहाँ मैं अपने फॉरेस्ट एनकाउंटर्स के बारे में थोड़ा लोगों से बात कर रहा था। ऑडियंस ज़्यादा नहीं थे, सिर्फ कुछ क्यूरियस लोग थे, कुछ स्केप्टिक्स। सब नॉर्मल लग रहा था। फिर सेशन ख़त्म होने के बाद लोग धीरे धीरे चले गए। मैं अपने पेपर्स इकट्ठा कर रहा था जब मैंने नोटिस किया कि एक आदमी अभी भी वहाँ बैठा है। वो सीधा मुझे देख रहा था। थोड़ी देर बाद वो उठ के मेरे पास आया और बोला, मिस्टर क्लार्क, आप अधूरी स्टोरी बता रहे हैं। मैंने हल्का सा स्माइल करते हुए पूछा, क्या मतलब आपका, अधूरी स्टोरी? उसने कहा, आपने लाइट्स और एयरक्राफ्ट के बारे में बताया, पर आपने इंटरैक्शन के बारे में नहीं बताया। मैंने चौंक के पूछा,
कौन सा इंटरैक्शन? वो इंटरैक्शन जब आपका उनसे जंगल में सामना हुआ। यह अजीब था। ये उसे कैसे पता चला, जबकि ये इन्फॉर्मेशन मैंने किसी को नहीं बताया था। मैंने उससे पूछा कि वो कौन है। उसने बोला वो इंडिपेंडेंट रिसर्चर है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कोई एफिलिएशन नहीं, बस पैटर्न स्टडी करता है। यूएफओ साइटिंग्स, डिसअपीयरेंसेस, अनएक्सप्लेन्ड इवेंट्स। और वो गेस नहीं कर रहा था, वो मेरे साथ हुए इंसिडेंट्स एकदम सटीक बता रहा था। वो इंसिडेंट्स जो मेरे साथ पिछले कई सालों में हो चुके थे। मैंने उससे पूछा, आपको ये सब कैसे पता? और वो बस इतना बोला कि आपसे फिर मुलाकात होगी, और वो मेरे सवाल का जवाब दिए बिना वहां से चला गया। उस दिन के बाद वो मुझे 2-4 बार और मिला, कभी कॉफी शॉप में, कभी रोड पे। हर बार लगता जैसे वो कोइंसिडेंस हो, पर कोइंसिडेंस इतने प्रिसाइज नहीं होते। एक बार उसने मुझे एक पेपर दिया। उसने बोला इसको घर जाके देखना। मैं पेपर घर लाया और खोल के देखा। वो एक मैप था जिसमें वही लोकेशंस मार्क किए हुए थे जहां जंगल में मैंने यूएफओ देखा था। और अगली बार जब मैं उससे मिला तो उसने सीधा मुझसे पूछा, तुम ओवेन पार्कर के बारे में क्या जानते हो? मैंने चौंकते हुए और घबराते हुए तुरंत उससे पूछा, तुम उसे कैसे जानते हो और उसके साथ क्या हुआ? उसने कहा, जब ऑब्जर्वेशन दोनों तरफ से होने लगे तब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। उस कॉन्वर्सेशन के बाद वो अचानक खड़ा हुआ और बिना कुछ बोले चल दिया। वो लास्ट टाइम था जब मैंने उसे क्लियरली देखा। मैंने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। उसने जो नंबर दिया था वो इनवैलिड था। उसका ईमेल एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उसका नाम सर्च किया लेकिन कोई भी रिकॉर्ड में नहीं मिला। कभी कभी मैं सोचता हूँ वो कौन था, एक रिसर्चर या एक वार्निंग या कुछ और कभी कभी एक और ख्याल दिमाग में आता है, या तो वो मुझे हेल्प कर रहा था या फिर वो सिर्फ ये कंफर्म कर रहा था कि मैं कितना जानता हूँ। और इन सब के बाद मैं इतना कह सकता हूँ, मैन इन ब्लैक वाकई में कोई सीक्रेट एजेंसी है।